कोई कहता है ये हमारे संगठन के लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ क्या 12 समाज जनजाति किसी बाप की बगौती है क्या? कि जहाँ जितने आए टूटे फूटे, मगर हम लोग पागल हाथी के जैसे अब काम कर रहे थे वहाँ पर। भाविक हम लोग भी हैं, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, अंदर से भाविक हूँ। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा आयोजन हुआ और आयोजन हुआ उस समाज का जिसको विमुक्त एवं घुमंतु समाज कहा जाता है, जो जंगल में रहते थे, लड़ाका थे। ढेर सारी बातें हमारी इसके पहले अभी रविंद्र जी से हो रही थी, जिसमें बताया उन्होंने कि हमने स्वतंत्रता संग्राम मुगलों से भी किया, अंग्रेज़ों से भी किया, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई। हमारे उन्हीं के एक साथी, उसी समाज से एक साथी आते हैं, अब्दुल गनी जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि अब्दुल गनी जी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें कि कौन है आप, क्या करते हैं और अब इसमें इस समाज में कैसे हैं आप। अब मेरा जो परिचय है, मैं घुमंतु जनजाति से प्रदेश उपाध्यक्ष 12 समाज से, और हम अब्दुल गनी बंजारा मुस्लिम बंजारा हैं हम लोग, ठीक है। अब्दुल गनी जी, विमुक्त एवं घुमंतु समाज की जब बात हुई तो मेरे दिमाग में आया कि जब आए कि अब्दुल गनी जी आपसे बात करेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारी बात अपने विनीत जी से हो रही थी, विनीत सिंह जी से, तो उन्होंने बताया कि अब्दुल गनी जी आएंगे, वो घुमंतु समाज का वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आया कि अब्दुल गनी जी तो इस्लाम धर्म से हैं, तो क्या इनका यहाँ पे कहाँ क्या रोल आ जाता है, घुमंतु समाज में कैसे आ गए? देखिए, हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, घुमंतु जनजाति में जो लोग हैं वो पहले मुस्लिम तक सीमित नहीं है। घुमंतु जनजाति, अच्छा, उसमें समथिंग 5 धर्म के लोग, तब जाकर के हमारा जो धर्म है वो जनजाति 12 समाज है। अच्छा, 12 समाज लिखा मिला। भाई अगर एक ही जाति के लोग होते तो एक जाति नाम रखा जाता। ठीक बात है। ठीक है, 12 रखा गया इसलिए क्योंकि हमारे जनजाति में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जिनका आपने सुना होगा गुरु तेग बहादुर जी, जो लखी शाह बंजारा के बहुत प्रिय मित्र थे। आखिरी दम तक जो है उन्होंने साथ दिया लखी शाह बंजारा का, गुरु तेग बहादुर जी ने। रकाबगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में स्थित है वो भी बंजारा समाज के ही जमीन पर, लखी शाह बंजारा की जमीन पर बना हुआ है। अच्छा, फिर हमारे में ईसाई धर्म के लोग भी हैं बंजारा समाज से। फिर हमारे में ये मान के चलिए दूसरे अन्य धर्म के लोग भी हैं, हिंदू धर्म के लोग भी हैं। तो हम लोग धर्म पे नहीं बटना चाहते। अभी तक कांग्रेस ने, सपा ने और बसपा ने हम लोगों को धर्म के नाम पर भटकाया। धर्म के नाम पर भटकाने के बाद में हम लोगों को बांट के रखा, जिसका फायदा जब इलेक्शन आया तो उसका फायदा उठाया, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, ये करके हर संगठन के लोगों ने, हर जो है राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टियां, उन्होंने लॉलीपॉप किया। विकास हमारा नहीं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, बसपा, सपा, ये इन्होंने धर्म के बात की, हमेशा से धर्म से अलग अलग किया, और वो लोग तो हमेशा बोलते हैं कि धर्म के बल पे चुनाव लड़ने का काम क्यों बीजेपी ने किया। देखिए, धर्म के बेस पर भाजपा को केवल बदनाम किया जाता है। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं भाजपा को आप बदनाम कर रहे हैं, तो अभी जो आवाज मिलते हैं तो क्या धर्म के बेस पर आवाज दी जाए, या लैट्रिन जो भी शौचालय वगैरह मिले उसमें क्या केवल एक ही जाति को हिस्सा दिया गया? या उज्ज्वला योजना की जो योजनाएं आई क्या केवल एक ही जाति के लोगों को दिया गया? उसमें जनजाति समाज के लोगों को भी मिला है, जो मिला है उसको कहेंगे। उसमें मुस्लिम लोगों को भी मिला है, उसमें हिंदू समाज के लोगों को भी मिला है, उसमें सिख समाज, मतलब सारी जातों को। क्या कहती है भाजपा? सबका साथ, सबका विकास। तो हमारे नजर में तो अभी तक हमारा विकास हो रहा है। हाँ, इससे पहले हमारे जनजाति का विकास नहीं हुआ, और इससे पहले मैं कह रहा हूँ 1947 में देश आजाद हुआ। अभी आपने एक सवाल किया था हमारे प्रदेश कि आप क्यों 5 साल बाद आजाद हुए, तो मैं एक शेर आपसे भी पूछ ले रहा हूँ 5 साल बाद क्यों आजाद हुए। मैं उससे एक शेर आपको कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल से ये शेर उस जगह पे फिर बैठे। बिल्कुल। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद है। दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम, क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी। अब नहीं समझते हैं। मतलब 1947 से लेकर आपका दर्द उस समय का है। 2012 तक
जितनी सरकारें आई वो हमें परदेसी समझत रही। अब अगर कहो तो मैंने अपनी पूरी भाषा में बोलूं या तो मैं जैसा हाँ, आप जैसे बोल सकते हैं बोलिए। अरे हमें यहाँ समझते हो परदेसी, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद हुआ, बहुत बढ़िया। एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद हुआ, क्यों दोगलापन हमारे साथ जो पूर्ण में सरकारें रही उन्होंने किया। तो ये कौन सी सरकार ने आपके साथ दोगलापन? सबसे बड़ा जख्म धारा 341 के तहत कांग्रेस ने लिया। सबसे पहले कांग्रेस ने दिया, और भी किसी को गुनाहगार मानते हैं अपना? उसके बाद में जो कह रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये पीडीए में हैं, कोई कहता है ये हमारे संगठन के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, क्या बारह समाज जनजाति किसी बाप की बबौती है क्या? वो तो कोई भी समाज में बबौती नहीं है। तो फिर हमारे समाज को इससे पहले पूर्ण में जब इनकी सरकारें रही तो हमें क्यों नहीं सुना गया? हमारे समाज का प्रकोष्ठ क्यों नहीं बनाया? किसी ने हमारे समाज के लोगों को आवेदन किया था? किसी ने आवेदन किया था? किसी ने प्रयास किया था इसके लिए? मसला तो यहाँ पर है कि आप अपना गेटे नहीं क्रॉस करने दे रहे हो तो आवेदन कहाँ से करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने आपको गेट क्रॉस करने दिया? हाँ, ऐसा कर रहे हो? बहुत मजे की बात आपने पूछी। बात तो यहाँ पर सच यहाँ पर हो रही है कि हमारे समाज के लिए सच पूछी, जैसे श्री राम के लिए हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल रहा, उसी तरीके से हमारे समाज में असीम अरुण माननीय समाज कल्याण मंत्री का बहुत बड़ा। हम उनका, हमारे समाज के सारे जनजाति के लोग उनका जितना धन्यवाद करें कम। और उन्होंने जिस दिन से प्रण लिया कि वो जाए, देखिए बारह समाज में बंजारा हो, बहलिया हो, सासी हो, नट हो, मंगरा हो, जितने भी जनजाति के लोग हैं उन्होंने निष्ठा पूर्वक ईमानदारी के साथ और एक निगाह वो करके हर जगह पर जर्रे जर्रे में, गली गली में, कूचे कूचे में जा करके बंदे ने सर्वे किया और देखा कि यहाँ पर कौन सी कहाँ समस्या है और उसका उन्होंने निवारण कराया। उससे मैं सहमत हूँ। हमारे अमेठी में गए, रविंदर भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष यही साथ में थे। बचाने के बाद में बंजारा समाज को एक बहुत बड़ा उपहार दे करके आए। भाई हमारे समाज के लोग, मड़इयों में रहने वाले लोग, जिस जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन की घरौनी तक नहीं है हमारे समाज के पास। 60-70 साल एक ही जगह पे बसे हुए, उसके बाद भूमाफिया टाइप के लोग आकर के निकालने का काम करते हैं कि बंजारा है क्या करेगा, भगा दो। शासनिक प्रशासनिक बल पे आकर के लोगों को डरवाने का काम करते हैं। ये हमारे पूर्वजों का पट्टा था। आज अपने पूर्वजों का नाम लेकर के हमें भटकाने और डराने वाले, हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान के लिए गोरिल्ला युद्ध किसने लड़ा था? अच्छा, गोरिल्ला युद्ध आपने लड़ा? हाँ, हमारे समाज के जनजाति समाज के लोगों ने लड़ा। हाँ, किसके साथ? गोरों के साथ, मुगलों के साथ? नहीं, मुगलों के साथ तो लड़े। इधर से किसकी तरफ थे? इधर से हम लोग बंजारा समाज के लोग थे, हम लोग जनजाति के लोग थे, जो लोग हमारे साथ आते रहे। जैसे गणित जी, शिवाजी को जाना जाता था महाराष्ट्र में कि वो गोरिल्ला युद्ध शुरू किए, वो ज्यादा उसमें करते थे। क्या आप लोग शिवाजी के साथ थे? हाँ, शिवाजी के साथ थे। शिवाजी ने शुरू किया था, मगर उसके जो गोरिल्ला युद्ध के लड़ने वाले कौन से लोग थे इसका तो आप ओपन पूछिए ना लोगों से कि गोरिल्ला युद्ध के सिपाही कौन थे। नहीं, हम पूछ रहे हैं, बताइए ना। गोरिल्ला युद्ध के सिपाही यही 12 समाज जनजाति के लोग थे, क्योंकि जंगल में जो लोग रहते थे वही कर बंदरों के भांति जिनके अंदर चालाकी हो, शेरों के भांति जिसके अंदर आग उड़ने का मादा हो, वही गोरिल्ला युद्ध लड़ेगा। तो इतने महलों में रहने वाला गोरिल्ला युद्ध कैसे लड़ेगा? इतना शक्तिशाली कौम जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिनके पास इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, वो इतने दिनों से अपना हक क्यों नहीं ले पा रहा था? फिर वही जख्म हमारा हरा करने का काम, हमारा काम ही। फिर कह रहे हैं कि पूर्ण में बहुत सरकारें आई, किसी ने 12 समाज जनजाति पर, बंजारा समाज पर या और जो जनजाति के लोग हैं किसी पर अभी तक नजर नहीं डाली। आंदोलन क्यों नहीं किया? शिक्षा हमारे बीच में, आंदोलन के लिए शिक्षा कहाँ जरूरी है? आंदोलन के लिए जागरूकता जरूरी है। और जब जागरूकता नहीं रहेगी, जागरूकता तब आई जब हमने देखा हर समाज। मुझे तो लगता है कि आप दूर दूर रहे ना, दूर दूर रहे, इधर से उधर घूमते रहे, इस कारण से एकजुट हो ही नहीं पाए। नहीं, हमारे समाज में अब मैं मुद्दे की बात कह दी तो मैं कहना चाहूँगा, नहीं, हम हर बात कही है। हमारे समाज में जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से निकल करके सामने, अमेठी से मैं निकल करके आया, कोई इटावा से निकल करके आया। हम लोग जब एकजुट हुए प्लेटफॉर्म पर आ करके लड़ने का काम किया, तो इसी बीच में अस्तीन के साथ भी जो हमें तोड़ने का काम किया।
मगर हम लोग देखते रहे, लोग तोड़ते रहे, देखते रहे, लोग तोड़ते रहे, मगर एक दिन हम लोगों ने बैठ करके प्रण लिया कि जहाँ जितने आए टूटे फूटे, मगर हम लोग पागल हाथी के जैसे अब काम करेंगे। और जब तक हम लोग या तो हमें जेलों में बंद कर दिया जाए, या हमें मार दिया जाए, या तो हमारे समाज को इंसाफ दे दिया जाए। अब खून तो नहीं देंगे, खून तो हमारे पुरखों ने दिया देश आजाद कराने के लिए, खून तो हमारे पुरखों ने खूब दिया देश को आजाद कराने के लिए, मगर अब अगर लहू बहाएंगे, खून बहाएंगे अगर, तो अब अपने हक छीनने के लिए बहाएंगे। यानी कि एक सवाल मेरे मन में है कि जैसे जितनी भी जातियां और भारत में है, इन जातियों के उसमें भी देखेंगे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो एक तमगा लगा हुआ सबको मिला, जो और ताम्रपत्र मिला राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा मिलता था, जो जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए, तो उस लिस्ट में आप लोगों के किसी का नाम क्यों नहीं मिल रहा है? किसी को है, कोई आपके पास है कोई ऐसा नाम जिसको मिला? यही पे तो हमारे साथ कौन किया दो? फिर मैं कहूँगा भाई 1947 में कौन से जंग, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो किसकी सरकार? नहीं तो उनसे, उनको क्यों आपत्ति थी आपसे? उनको और जातियों से आपत्ति नहीं हुई? उन जो गोरों को डर था हमसे, जो मुगलों को डर था, हो सकता है आने वाली सरकार को इनको भी यही डर रहा हो कि इनको अगर बराबर की हिस्सेदारी दे देंगे, इनको बराबर में बैठा लेंगे, हो सकता है इनका ही कोई ना प्रधानमंत्री बन जाए, कोई इनका ही आदमी राष्ट्रपति ना बन जाए, कोई इनका ही आदमी संसद भवन में जाके ना बैठ जाए, और जाने के बाद में सबसे ज्यादा योगदान देश को आजाद कराने में इनका है। जब ये जान जाएंगे हमारा पूरा समाज जो है इस देश को आजाद कराया है, तो हिस्सेदार बन जाएंगे। इसलिए हमको अनपढ़ जाहिल रखा गया। जैसा कि अभी आपने एक सवाल किया था कि आपने क्यों नहीं पढ़ाई की, आपके अंदर जागरूकता शिक्षा के प्रति क्यों नहीं आई, तो हम आपको एक शेर बता दे रहे हैं, क्योंकि मेरा जो काम रहता है मंच पर ज्यादातर संचालन का रहता है, तो मैं अपनी बात कुछ शेरों के जरिए आपके ये अल्फाज बिक रहे थे खरीदे नहीं गए, अल्फाज बिक रहे थे खरीदे नहीं गए, स्कूल हम गरीबों के बच्चे नहीं गए, स्कूल हम गरीबों के बच्चे नहीं गए, तू खुद जरूरतों के अंधेरों में खो गया, तू खुद जरूरतों के अंधेरों में खो गया, तुझको तलाश करने अंधेरे नहीं गए, तुझको तलाश करने अंधेरे नहीं गए। इससे पहले वाली जितनी पार्टियां थी उन्होंने हमें तलाश नहीं किया, मगर मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि उन्होंने आकर के हमारे बीच आज 31 अगस्त 2025 को हमारी पीड़ा को उन्होंने रूबरू सामने आकर के सुना, और सुनने के बाद में हमारे समाज को जो पीड़ा थी सबसे ज्यादा, कि हमारे जो मैन जो मोटे मोटे राइट थे कम से कम वो दे दिए जाएंगे, तो हमारा समाज को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हमें घुमंतू आयोग की बहुत सख्त आवश्यकता थी, कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जहाँ है उन्होंने बनाया है। अब हम लोगों के पहले 31 अगस्त 2024 में हम लोगों ने मांग की थी, माननीय मंत्री श्री असीम अरुण जी, समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों से अगले ही साल वादा किया था कि आने वाला 31 अगस्त आपके मुस्तकबिल का फैसला करेगा, और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके इस सम्मेलन में आएंगे और आपकी जो मांगे हैं, जो राइट है, वो आपको मिलेंगे। तो सबसे बढ़िया बात आज हमारे मन भरा है, हमारे अध्यक्ष जी तो भाविक हो गए थे वहां पर, भाविक हम लोग भी हैं, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, अंदर से भाविक हूँ, मगर हमारा काम है अपनी जब तक बात नहीं बताएंगे, आंखों से आंखें डाल करके बात नहीं करेंगे, तो आने वाली सरकारें हमको फिर वही जिंदगी जाहिर हुई। बोल तो जरूर रहा है मगर इनको नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने आते ही क्या कहा कि जितनी भी जनजाति के समाज के लोग हैं वो जहाँ बसे हुए हैं उनको घरौनी दी जाएगी, वो जहाँ रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। हमारे समाज के पास घर तो रहने के लिए नहीं, किसी की तो बात नहीं कर सकता, मगर आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय मंत्री असीम अरुण जी के अगुवाई में आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस समाज के लोगों को भी पूरा राइट है, इनको भी खेत जोतने का राइट है, इनको भी जमीन से जो है दाना निकाल करके अपने बच्चों को खिलाने का राइट है। खेत तो होना चाहिए उसके, वही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको खेत भी देंगे अगर भूमि दी जाएगी उनको,
खेत की भी जाएंगे माननीय, वो हमारे लिए तो काम कर रहे हैं। आ जा करके हमको तो कोई बैठने के लिए चद्दर नहीं दे रहा था, जमीन नहीं दे रहा था, हमारे समाज के लोगों को पल्ली बिछाने के लिए, आए भागो इधर से। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमें क्या दे दिया, आवास के लिए घरौनी पट्टा ये सब दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है साहब, जहाँ पल्ली बिछावे की जगह नहीं मिल रही वो हमका घरौनी पेपर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दो शेर और। हाँ जरूर जरूर जरूर। यहाँ पे कोई बैठ- बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया, बीते हुए लम्हों को सोचा तो बहुत रोया, बहुत रोया, 12 समाज की बस्ती को देखा तो बहुत रोया। 12 साल जो जंग के मैदान को एक खेल समझता था, जो जंग के मैदान को एक खेल समझता था, हारे हुए लश्कर को देखा तो बहुत रोया, हारे हुए लश्कर को तो देखा बहुत। रोया। और मैं माननीय मंत्री असीम अरुण जी के लिए बस एक शेर कह के, अगर आप जरूरत समझेंगे तो कंटिन्यू रखेंगे और नहीं तो हम अपनी जगह ले लेंगे। तो उनके लिए केवल एक शेर ये कहना चाहूंगा, हे जोर कितना हवाओं को आजमाना है, हे जोर कितना हवाओं को आजमाना, हवाओं को आजमाना है, हर एक राह गुजर पर दिया जलाना है। और भाई असीम के साथ हम लोग मिलजुल, भाई असीम के साथ हम लोग मिलजुल कर अब अपने यूपी को जन्नत नुमा बनाना है, अब अपने यूपी को जन्नत नुमा बनाना है। और माननीय मंत्री असीम अरुण जी के लिए ये मैं कह रहा हूँ, मेरे उनके लिए क्या शब्द है वो सुनिएगा, उसके बाद जो है कंटिन्यू कीजिएगा कि गनी की जान भी हाजिर है, गनी की जान भी हाजिर है भाई असीम अरुण जी के लिए, गनी की जान भी हाजिर है भाई असीम अरुण जी के लिए। जो वक्त आएगा तो करके भी ये दिखाना है, जो वक्त आएगा तो करके भी ये दिखाना। बहुत अच्छा लगा आपसे अब्दुल गनी जी। और मैं मुझे लगता है कि आप सब जिस तरह से अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो विमुक्त एवं घुमंतु समाज से घुमंतु शब्द समाप्त हो जाए।